औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाज़िर वक्त की पाबंदी करते हुए मैं शुरू कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल होती है तो लोग उसको आसानी से सुन सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लंबा टॉपिक है। कोशिश करूँगा कि इसको मैं जिस हद तक समराइज़ कर सकूँ उतना अच्छा है। इसमें दोनों यानी मर्द हज़रात और ख़वातीन हज़रात के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा समराइज़ करने की। कुछ लोगों ने लास्ट टाइम मुझे फीडबैक दिया था कि उनको जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो अवेलेबल होते हैं, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट वगैरह, उसका अंदाज़ा नहीं होता। उसके लिए एक सबसे पहले मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ जिसमें एक ब्रीफ सा आउटलाइन आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, ये किडनीज़ जो है वो हमारे कमर के में मौजूद होती हैं पिछले हिस्से के अंदर। फिर यहाँ से ये ट्यूब आती है जो कि मसाने में खुलती है, यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन होता है। इसमें दोनों मर्द और औरतों में कोई फ़र्क नहीं होता। फिर मर्द के अंदर मसाने के नीचे प्रोस्टेट लाई करता है, ये नज़र आ रहा है येलो सा ऑर्गन, और यहाँ से फिर पेशाब होता हुआ पेशाब की नाली से बाहर आ जाता है। जबकि फीमेल में जो है प्रोस्टेट नहीं होता, पेशाब डायरेक्टली बाहर आ जाता है। यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि मेल में भी मौजूद होता है। अब मैं आता हूँ कॉमन सिम्टम्स की तरफ जिसकी वजह से पेशाब के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। बहुत अर्ली सिम्पटम जो होता है वो रात के वक़्त आदमी उठना शुरू करता है या ख़वातीन उठना शुरू करती हैं और उनको 1-1, 2-2, 3-3 दफ़ा जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। और फिर उसकी वजह से ये होता है कि इसके अलावा दिन के अंदर भी उनको कई दफ़ा जो है वो उठना पड़ता है और उसको आपको यानी यानी दिन के वक़्त आमतौर पे जो उठते हैं लोग तो इतना उनको एहसास नहीं होता क्योंकि वो जाग रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पेशाब की धार स्लो हो जाती है। ये एक सिम्पटम होता है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता होता है, इसलिए इसका भी इतना एहसास नहीं होता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आदमी रात को उठना शुरू करता है तो उसको फ़ौरन एहसास होता है कि कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही इस वक़्त। फिर एक और चीज़ जो ज़्यादा कॉमनली महसूस करता है मरीज़, वो बार-बार पेशाब करने के अलावा जल्दी-जल्दी जाना पड़ता है। एकदम से महसूस होता है पेशाब आना, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं, और उसको फौरी तौर पे जाना की ज़रूरत पड़ जाती है। लेट स्टेजेस के अंदर पेशाब निकल भी जाता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं कि ख़वातीन को या मर्द को पेशाब की ज़रूरत महसूस हुई और उसने कंट्रोल नहीं कर सका और एकदम से उसका पेशाब जो है वो निकल गया। फिर इसके अलावा पेशाब के आखिर में कतरे आने शुरू हो जाते हैं और कभी-कभी पेशाब में खून आता है। ये सारे सिम्पटम्स हैं जो कि प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के सिम्पटम्स भी होते हैं और कभी-कभी ये यानी ख़वातीन में पेशाब की इन्फेक्शन या इसके अलावा जो जुमला अमराज़ होते हैं उसके सिम्पटम्स भी होते हैं। पहली चीज़ जो जो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है और वेबसाइट का एड्रेस जो है वो आखिरी स्लाइड पे भी मौजूद होगा कि ब्लैडर डायरी, और ये नीचे क्वेश्चनर है, इसको हम फिल करवाते हैं मरीज़ से, क्योंकि ये ब्लैडर डायरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 3 दिन के लिए भरी जाती है, मरीज़ भरता है इसको और ये बहुत ही अहम होती है हमारे किसी भी आगे फैसला करने के लिए कि इस मरीज़ को किस तरह आगे ट्रीट किया जाए और उसकी डायग्नोसिस क्या है और उसको कितना दवाइयों से फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा नहीं होगा। इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हम यानी हिस्ट्री के अलावा और एग्ज़ामिनेशन के अलावा हम जो मरीज़ को यानी टेस्ट करते हैं वो उसका यूरिन का टेस्ट करते हैं ताकि इन्फेक्शन वो हम एक्सक्लूड कर लें कि इन्फेक्शन ना हो, और क्रिएटिनिन हम करते हैं ताकि गुर्दे के ऊपर कोई प्रेशर है तो वो सामने आ जाए, और मर्दों के अंदर हम पीएसए करवाते हैं और उनको बता देते हैं कि पीएसए जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है, और जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर ये बड़ा हुआ हो तो, जो कि मैं पिछली दफ़ा की प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि उसकी क्या वजूहत हो सकती है, उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है। एक्सरे के अंदर हम जो है वो किडनी, अगर गुर्दे का फंक्शन नॉर्मल ना हो तो फिर हम अल्ट्रासाउंड किडनी का और ब्लैडर का करवाते हैं। हर मरीज के अंदर ये चीज़ नहीं करवाते। इसी तरह कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड्स के अंदर कि वो टेस्ट क्या होते हैं, ताकि आपको जस्ट आइडियाज हो जाए कि वो टेस्टों की सिग्निफिकेंस है, उसको कैसे किया जाता है।
तो वो फ्लो रेट एंड रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, और दूसरा यूरोडायनेमिक्स होती है। ये जो है फ्लो रेट है, जो बहुत सिंपल टेस्ट है। खवातीन को कहा जाता है कि वो एक सेपरेट टॉयलेट होता है, उस पर जाके कमोड के ऊपर की तरह की मशीन होती है, उस पर बैठ जाती हैं और ये पेशाब जब करती हैं तो इस फनल के जरिए इसमें आ जाता है और ये मेजर कर लेता है कि कितना पेशाब की के अंदर कितनी फोर्स है। मर्द हजरात जो है वो बैठ के भी कर सकते हैं इसी तरह, और खड़े होकर भी कर सकते हैं, और उनको जो है वो इस फनल के जरिए उसका फ्लो हमें मालूम हो जाता है, कंप्यूटर पे ग्राफ बन जाता है, और वो एक बहुत एक अच्छा और सादा सा टेस्ट है जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। और उसके अंदर अगर फ्लो रेट किसी का 10 मिलीलीटर पर सेकंड से कम हो तो वो एक काफी सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर। अगर 10 से 15 के दरमियान हो तो हम कहते हैं कि इन्हीं दवाइयों के जरिए इसका जो है वो इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। और जो 15 से ज्यादा हो तो वो रीजनेबल है, स्टिल दवाइयाँ दी जा सकती हैं उनको, लेकिन 10 से कम की सूरत में उसको सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन लेबल किया जाता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उस मरीज का ऑपरेशन ही तजवीज़ किया जाए, उसको दवाइयों के ज़रिए भी इलाज किया जा सकता है। क्या वजूहत होती हैं पेशाब की धार पतली होने की या मसाना खाली ना होने की? बहुत कॉमन वजूहत है यंग लोगों के अंदर, वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, पेशाब की नाली में तंगी आ जाती है। इसकी एक वजह जो है वो पहले कभी कोई हादसा होता है जिसमें पेशाब की नाली को चोट लगी होती है, जिसकी वजह से बाद में उसमें जब हीलिंग होती है तो वहाँ पे तंगी आ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर किसी को किसी वजह से कैथेटर डलना हो, मिसाल के तौर पे ऑपरेशन हुआ हो पहले किसी और चीज़ का, उस ज़माने में कैथेटर डला हो कुछ दिनों के लिए, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक जो बहुत कॉमन वजूहत है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ होती है, वो यानी मर्द हज़ार का ख़वातीन के पास जाना, या जिसे हम लोग हम स्त्री कहते हैं, या गैर जो सही ताल्लुकात नहीं होते, उसकी वजह से स्ट्रक्चर होता है, खासतौर पे गनोरिया के बाद। और वो स्ट्रक्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट होना, स्ट्रक्चर बहुत डेंस होता है, और बहुत सारे मरीजों को हमने इससे सफ़र करते हुए देखा है, और वो फिर अपने आप को हमेशा वो इस बारे में अफ़सोस करते हैं कि ऐसे ही उन्होंने हरकत क्यों की पहले। इस बारे में मैं ख़ास तौर पे बताता चला जाऊँ कि स्ट्रक्चर्स के लिए यंग मेल्स को ज़रूरी है कि वो अपनी इफ़्फ़त की हिफ़ाज़त करें, ये कहना चाहिए अगर बहुत आसान अल्फ़ाज़ में मैं कहूँ। वरना पेशाब की नाली में तंगी होने की वजह से बाद में काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होंगे हमेशा ज़िंदगी के अंदर। दूसरा ये होता है, हमारा लार्ज प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट 40 साल के बाद बढ़ना शुरू होता है। 55 से 60 साल की उम्र में इसके अंदर सिम्पटम्स ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, और सिम्पटम्स की बहुत वेरिएशन होती है। इसलिए ये कहना कि किसी को 50 साल की उम्र में ऑपरेशन नहीं होगा और किसी का 80 साल की उम्र में ज़रूर ऑपरेशन होगा, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके सिम्पटम्स के ऊपर। अगर सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको जल्दी हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, और अगर सिम्पटम बहुत मामूली हैं तो कुछ लोग 75-80 साल की उम्र तक भी उनको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होता, और वो अपने प्रोस्टेट का बढ़ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मैं मिसाल अक्सर ये देता हूँ कि अगर किसी के बाल जो है वो सफ़ेद हो जाए तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें कोई उसमें कोई बीमारी है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का। लेकिन अगर किसी का अ, अगर ये बाल 20 साल की उम्र में सफ़ेद हो जाएँ तो उसको हम डेफ़िनेटली इस चीज़ को हम सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है और उसका इलाज होना चाहिए। न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है ये एक आखिरी चीज़ है, इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें मैंने बताई हैं, वो ब्लैडर का अपना फ़ंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, उसकी वजूहात ब्लैडर के अंदर भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लैडर के अंदर स्टोन का बन जाना, या ब्लैडर के अंदर कोई अपनी किसी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाना, या पूरी बॉडी का असर उसके ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी को पार्किंसोनिज़्म है जिसे ताशा की तकलीफ कहते हैं, या किसी को पहले स्ट्रोक हुआ हो या फालिज हुआ हो, उसका असर ब्लैडर पे पड़ सकता है। किसी को कमर में चोट लगी हो, उसका असर ब्लैडर पे पड़ सकता है। कुछ लोगों को कमर में इंजेक्शन दिया जाता है बेहोश करने के लिए, उसका असर कभी-कभी ब्लैडर पे पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर की मैंने ज़ुमरे में ऐड की हैं, अब आसान आसान करने के लिए चीज़ों को। स्ट्रक्चर कैसे नज़र आता है? इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये पेशाब में बहुत टाइट हो जाता है, ये देखें छोटी-सी ओपनिंग है। इस ओपनिंग से जब पेशाब होता है तो उसकी धार बहुत पतली हो जाती है, और मसाने के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है।
अब वो प्रेशर जो होता है वो गुर्दे तक चला जाता है। तो अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह प्रोस्टेट का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए, उस पर तवज्जो ना दी जाए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए जब किसी को सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो और वो लगे कि ये चीज़ें कुछ नहीं है, वो चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो बेहतर ये है कि वो किसी डॉक्टर से मशवरा करे और उसके बाद उस चीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर ले। ये स्ट्रक्चर की एक पिक्चर जो मैंने दिखाई है, जब हम देखते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं बेहोश करने के बाद मरीज़ को, ये एक उसका एक्स-रे है, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये नॉर्मल है पेशाब की नाली, इधर पेशाब की नाली नॉर्मल है, लेकिन ये टाइटनेस की वजह से मरीज़ जो है वो नॉर्मल पेशाब नहीं कर सकता, उसको पेशाब की रुकावट होती है। ये जो है ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, पेशाब की नाली खुली हुई है, यहाँ से पेशाब आता है और आदमी आराम से पेशाब कर लेता है। ये जो है लार्ज प्रोस्टेट है, आप देख रहे हैं पेशाब की नाली के ऊपर इसने प्रेशर डाला हुआ है और ये बिल्कुल टाइट हो गई है, तंग हो गई है। यहाँ इसमें और इसमें आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है और इसी वजह से फिर मसाने पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। ये प्रेशर जो होता है वो गुर्दे की तरफ जाता है और वो गुर्दे को फिर आहिस्ता-आहिस्ता खराब करना शुरू कर देता है। इसमें प्रोस्टेट के सिम्पटम्स को कैसे ट्रीट किया जाए, ये बड़ा कॉमन सवाल है जो कि और बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जैसे मैंने पहले बताया और ये वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को कहते हैं कि अपन को थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर वो रात 8-9 बजे तक चाय, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, सोने से पहले जो है दूध का गिलास पी के सोते हैं या पानी पीते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले शाम को 6 बजे तक अपने सारे फ्लूइड्स इस्तेमाल कर लें। मतलब अगर चाय पीनी है, तो आखिरी कप जो है वो 6 बजे इस्तेमाल करें। कॉफ़ी, दूध, जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो 6 बजे के बाद वो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि उसमें ये होगा कि जो 6 बजे तक पानी इस्तेमाल करेंगे या जो भी फ्लूइड यूज़ करेंगे, वो सोने से पहले वो उसको पेशाब की सूरत में निकाल देंगे। तो उसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम नहीं नहीं होगा, रात को उठना नहीं पड़ेगा। ये तो चीज़ ये हो गई मेरी बहुत बड़ा बेसिक। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उसके बाद फिर हम इस स्टेज के ऊपर उस मरीज़ का फ्लो टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया है, कि मरीज़ से कहते हैं कि वो मसाला भर कर आए हमारे पास और उसको हम टॉयलेट में जो स्पेशल मशीन लगी होती है उसमें भेज देते हैं। प्राइवेसी के अंदर वो पेशाब करता है और उसका ग्राफ उसी वक़्त जनरेट हो जाता है और हम उसको देख लेते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट है और किसी भी यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक में ये मशीन होनी चाहिए, ताकि इससे एक आसानी हो जाती है मरीज़ के लिए कि उसका ऑब्जेक्टिव भी हम बता सकते हैं कि अब तुम्हारा पेशाब की धार में कितनी ताकत मौजूद है। पहली चीज़ जो हम करते हैं वो मेडिसिन के ज़रिए इलाज शुरू करते हैं। उसमें 2 तरह की दवाइयाँ हम देते हैं। उन दवाइयों के अंदर पहली जो दवाई होती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो वो पेशाब की नाली है उसको हम जो है वो मैं आपको अगर दिखा सकूँ पहले पिछली स्लाइड में। ये जो पेशाब की नाली जो टाइट हो गई है, इस ये जो टाइट हो गई इसको खोलने के लिए दवाई देते हैं जिसे हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं। अल्फा ब्लॉकर जो होती है कि वो इस पेशाब की नाली को खोल देती है, इसको रिलैक्स कर देती है और मरीज़ आसानी से पेशाब कर लेता है। ये टेम्ज़ोलोसिन के नाम से आती है, फ्लोमैक्स इसका जो ट्रेड नेम है, अल्फाज़्यूसिन, मुख्तलिफ कंपनीज़ मुख्तलिफ नामों से बनाती हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, हर शहर मुल्क में मिल जाती हैं। इसके 1-2 साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो मैं बताता चला जाऊँ ताकि लोगों को थोड़ी आसानी रहे। एक तो ये होता है कि जब ये आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर कम होता है, तो सुबह के वक़्त हम मरीज़ को कहते हैं कि वो जब उठे तो वो एकदम से उठ के चलना-फिरना ना शुरू करे, बल्कि वो कुछ देर यानी बेड के साइड पे अपनी टाँगें लटका के बैठ जाए और फिर अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दे। ये हर एक के साथ नहीं होता, यानी जो लोग 70-75 साल के होते हैं उनको ज़्यादा इम्कान होता है या जो किसी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते हैं उनको इसका ज़्यादा इम्कान होता है। तो एक तो ये साइड इफ़ेक्ट हो गया जिसे हम लोग पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं, कि खड़े होने से ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा कम होता है और आदमी को चक्कर आ सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब इह्तिलाम होता है या मनी ख़ारिज होती है, तो मनी नज़र नहीं आती बल्कि वो मसाने में चली जाती है और वो बाद में पेशाब के साथ बाहर निकल आती है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग जब ये दवाई शुरू करते हैं और उनको ये ना बताया जाए,
तो बाद में परेशान होते हैं कि ये क्या चीज़ शुरू हो गई अचानक हमारे साथ। तो ये 2 इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक दवाई जो होती है वो पेशाब की नाली को खोलती है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं, टेम्सोलिसिन, अल्फाज़ोसिन के नाम से आती है। दूसरी दवाई जो होती है, जिसे हम लोग फिनिस्ट्राइड कहते हैं या ड्यूटेस्ट्राइड कहते हैं, वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है और वो जो होती है वो इस प्रोस्टेट के साइज को छोटा करती है। इन 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है और मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें इन दोनों दवाइयों को मैं साइमल्टेनियसली शुरू कर देता हूँ। खासतौर पे अगर प्रोस्टेट का साइज जो है वो 40 सीसी से ज़्यादा हो, जो कि हम जब मायना करते हैं प्रोस्टेट का तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तीसरी दवाई जो आजकल ऐड की जाती है कि कभी-कभी आदमी को पेशाब बार-बार आता है और उसको पेशाब का कंट्रोल नहीं होता। तो मसाने को हम थोड़ा-सा ये कह लें कि उसको हम लेज़ी करने के लिए या उसको हम थोड़ा-सा सुलाने के लिए एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन यूज़ करते हैं। इसमें जो एक दवाई होती है उसमें ऑक्सीब्यूटिनिन के नाम से आती है, दूसरी जो है वो सोलिफेनेसिन। एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में और उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक मसाने को सुलाने के लिए, दूसरा प्रोस्टेट को छोटा करने के लिए और तीसरा पेशाब की नाली को खोलने के लिए। ये बुनियादी 3 दवाइयाँ हैं जिनके ज़रिए हम इलाज शुरू करते हैं। अगर जिस तरह के सिम्पटम्स होते हैं उस हिसाब से हम दवाइयों को मॉडिफ़ाई करते हैं अकॉर्डिंगली। और अगर इससे फ़ायदा ना हो दवाइयों से, मिसाल तौर पे दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा, मरीज़ जो है उसको लगातार एक सिम्पटम चल रहे हैं, तो उसको फिर हम ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। अच्छा, उसमें जो चीज़ एक ऑपरेशन के बारे में जो मैं ख़ास तौर पे बताता चला जाऊँ, जो कि आप सबके लिए बहुत अहम होगा कि ऑपरेशन जो है वो मरीज़ की यानी ऑप्शन है कि वो मरीज़ ऑपरेशन कराना चाहता है या नहीं चाहता। ये नहीं है कि उसको सिम्पटम्स हैं तो वो कहे जी मुझे ऑपरेशन करना है तो मैं बिल्कुल बस ठीक हो जाऊँगा। अगर वो किसी वजह से चाहता है कि उसका ऑपरेशन हो जाए तो उसको ऑपरेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए ताकि उसको ये पता हो कि ऑपरेशन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसमें जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं, अब मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम उसको कहते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए। मरीज़ अगर ना भी चाहे तो फिर भी हम उसको समझाते हैं कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है अब ऑपरेशन करवाना। उसमें मसाने के अंदर पत्थर का बन जाना या पथरी का बन जाना। अगर वो प्रोस्टेट के बड़े होने से पथरी बन रही है क्योंकि पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो रहा और एक डैम की शक्ल इख्तियार कर गया है और वहाँ पे जैसे-जैसे पेशाब जमा होता है तो वो पथरी बना लेता है। दूसरी दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये देखना होगा कि पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन ना हो रही हो। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके अलावा पेशाब में खून ना आ रहा हो। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि वो अ, गुर्दे के ऊपर उसका प्रेशर की वजह से गुर्दे खराब ना हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं ऑपरेशंस की। ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, पथरी का बन जाना मसाने के अंदर, इन्फेक्शन का होना बार-बार पेशाब के अंदर, गुर्दे पे बोझ पड़ जाना और उसकी वजह से गुर्दे का फंक्शन खराब हो रहा हो, ब्लड टेस्ट के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा सिम्पटम्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हों कि मरीज़ के लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त हो कि वो इसको लेके चल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर हम ऑपरेशन फिर उनको सजेस्ट करते हैं या प्रोस्टेट से ब्लीडिंग हो रही हो, जो सिर्फ़ प्रोस्टेट से होती हो, कहीं और से ना हो रही हो। बाकी किसी जगह पे आपने टेस्ट करने के बाद देख लिया कि कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही और प्रोस्टेट इसका सोर्स है तो उसमें भी ऑपरेशन फ़ायदा देता है। ऑपरेशन क्या होते हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बता दूँ। TURP ट्रांस-यूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो कि हमेशा से हम करते चले आ रहे हैं। बेशक आज से 40 30-40 साल से मौजूद है, अब तक ये इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है। इसके अलावा होलिक ये लेज़र के ज़रिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है। तकरीबन यही चीज़ होती है लेकिन ज़रा डिफरेंट मशीन यूज़ की जाती है और ज़्यादा बड़े प्रोस्टेट्स के लिए इसको किया जाता है। ये हर सेंटर में अवेलेबल नहीं होता क्योंकि इसके लिए मशीन की जो मालियत है वो काफ़ी महँगी होती है और इसको सीखना और उसको करना जो है वो भी एक उसमें थोड़ी टेक्निक चाहिए होती है। यूरोलिफ्ट जो होता है ये एक आज लेटेस्ट या नया प्रोसीजर है जिसमें प्रोस्टेट में क्लिप्स लगा दिए जाते हैं और वो खुल जाता है। वो मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाऊँगा। और रेज़म की एक नई ट्रीटमेंट है जिसके अंदर प्रोस्टेट के अंदर नीडल्स डालकर उसके अंदर स्टीम यानी छोड़ी जाती है
तो जब वो स्टीम कंडेंस होती है तो वो एनर्जी जनरेट करती है, उसकी वजह से प्रोस्टेट नेक्रोज होता है और प्रोस्टेट का साइज छोटा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें काफ़ी यानी अवेलेबल हैं, कॉमन है। मैं आपको कुछ डायग्राम सिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन है जो बेहोश करके किया जाता है या कमर के नीचे सुन करके किया जाता है। ये एक दूरबीन हम डालते हैं, उसके ज़रिए लूप होता है जिससे हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता साफ करते चले जाते हैं और आखिर में ये बिल्कुल साफ हो जाता है और इसके अंदर जो है वो आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया ये। तो ये टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है जो कि बहुत अरसे से होता है और उसकी वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है बाद में। ये जो मैंने यूरोलिफ्ट आपको बताई, ये वो चीज़ है। ये शुरू में मसाला ऐसा प्रोसेस ऐसा होता है, बाद में हम उसके अंदर क्लिप लगाते हैं। ये क्लिप जो है वो 2 से लेकर 6 तक हम रख सकते हैं। इसकी फाइनल डिटेल्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि किन लोगों के लिए वो एप्लीकेबल है, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कंपनी से बात की थी कि मैं ये करता हूँ प्रोसीजर, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अब तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसको हमने यूरोप और अमेरिका के अलावा कहीं और मार्केट नहीं किया। अब अगर हालात चेंज हो गए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मैं पहले बता चुका हूँ, मैं उसको दोबारा उसमें नहीं जाऊँगा। एक चीज़ जो मैं उस वक़्त मिस कर गया था ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। अक्सर ये होता है कि मरीज़ जो होते हैं, ख़ासतौर पे बूढ़े लोग, कहते हैं जी पेशाब लीक होता रहता है या रात को सोते हैं तो पेशाब निकल जाता है। तो वो जो चीज़ होती है उसको हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, उनका मसाना हर वक़्त भरा रहता है। थोड़ा-सा और भरता है तो थोड़ा-सा उनका पेशाब लीक हो जाता है तो फिर वो एक नॉर्मल पोज़ीशन में चले जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी अलामत नहीं है, इस तक पहुँचना नहीं चाहिए ये प्रोस्टेट की बीमारी को, क्योंकि ये एक समझिए कि बहुत लेट स्टेज है और इसमें कोई मरीज़ चला जाता है तो फिर उसको मुस्तकिल कैथेटर लग जाता है और कैथेटर ही उसका इलाज होता है क्योंकि ऑपरेशन से उसको फ़ायदा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो यानी इस पॉइंट पे जो चीज़ मैं आपको एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही आपको अर्ली सिम्पटम आने शुरू हो, रात को 2-3 दफ़ा आप 1 से 2 दफ़ा उठना शुरू करें, पेशाब की धार में कुछ कमी महसूस हो, तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, दवाइयाँ शुरू कर दें, ताकि इस स्टेज तक ना पहुँचे और उससे पहले अगर ज़रूरत हो तो आपका ऑपरेशन हो जाए। ओवर एक्टिव ब्लैडर ये बहुत ज़्यादा कॉमन ख़वातीन में देखने में आता है। वो इसलिए कि आफ्टर मेनोपॉज़ कुछ हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं, कुछ उनको जो है वो यूरेथ्रल स्टेनोसिस हो जाती है क्योंकि हार्मोन चेंजेस होने की वजह से मेनोपॉज़ के बाद जब उनकी माहवारी रुक जाती है, तो पेशाब की नाली उतनी खुली नहीं होती जितनी नॉर्मल हालत में होती है, खुली रहती है। उसकी वजह से उनकी तंगी होती है, उसकी वजह से उनको भी पेशाब में रुकावट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ वजह प्रोस्टेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हार्मोनल चेंजेस है और पेशाब की नाली में तंगी है जिसकी वजह से होता है और उसकी वजह से उनको फिर बाद में ओवर एक्टिव ब्लैडर या पेशाब के लिए जाना और रुकना नहीं, अचानक जाना पड़ता है उनको। उसकी और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ स्टेज पे, वो ये है कि अगर किसी को बहुत रिसेंटली ये सिम्पटम स्टार्ट हुआ है कि उसका पेशाब रुकता नहीं है, तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन को एक्सक्लूड कर लेना चाहिए कि इन्फेक्शन तो नहीं है पेशाब में। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पथरी तो नहीं है उसके मसाने में किसी वजह से बन गई और तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है कि उसको मसाने का कैंसर तो नहीं है। क्योंकि कभी-कभी पेशाब का जल्दी-जल्दी जाना, पेशाब के जल्दी-जल्दी जाना और पेशाब का निकल जाना, ये एक अर्ली साइन होता है मसाले के कैंसर का। तो इस चीज़ को मैं यकीनन एम्फसाइज़ इसलिए करता हूँ ताकि एक आम आदमी के लिए इसके अंदर कोई सबक भी हो कि वो इन चीज़ों को डिले ना करे। वैसे तो इस टॉपिक पे आदमी और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा लंबा किया जाए। इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ आखिरी यानी चीज़ के बारे में जिसे हम लोग न्यूरोजेनिक ब्लैडर मैंने कहा है, वो उसके अंदर हम फ्लो रेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई स्लाइड के अंदर और इसके अंदर जो है हम लोग यूरोडायनामिक्स जो स्पेशल टेस्ट होता है वो करते हैं जिसमें मसाने का प्रेशर भी मालूम किया जाता है साथ-साथ पेशाब की धार के अलावा। ये ज़रा ज़्यादा एडवांस टेस्ट है, अच्छे सेंटर्स में अवेलेबल होता है
और इसको करने में आधा घंटा से 45 मिनट लगते हैं। और इससे टेस्ट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पेशाब के अंदर जो बार बार लोगों का जाना या पेशाब का निकल जाना, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे पहले हम उसको फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट, जो मैंने बिल्कुल शुरू की स्लाइड में आपको बताया था, मेरी साइट पे वो अवेलेबल भी है। उसमें जाके देख सकते हैं आप कि उस ये इंतहाई अहम है, किसी भी दवाई शुरू करने से पहले उस चार्ट को फिल कर लिया जाए। और चार्ट को फिल करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो है वो जितना भी पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिखें, उसका मिकदार लिखें कितनी और किस वक़्त यूज़ करें, उस चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद जब पेशाब करें तो उसको नापना होता है, ये अहम चीज़ है। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन सिर्फ़ 3 दिन के लिए करना होता है ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया सा मिल जाए कि भई ये मरीज़ की जो है वो यानी पेशाब के साथ उसका क्या ताल्लुक है, पेशाब के साथ उसका क्या मसाने का रिलेशनशिप है और वो कैसे उसको लेके चल रहा है। और वो बहुत ही यूज़फुल है, मतलब मैं मरीज़ों को तकरीबन हर मरीज़ को ये टेस्ट करवाता हूँ। फिर सिंपल चीज़ होती है कि उनको एक चार्ट खुद बनाना होता है। 3 दिन के बाद वो लेकर आ जाते हैं क्लिनिक पे और ये भेज देते हैं मुझे बाय पोस्ट। उसके बाद फिर मैं उनको मतलब यूके में आमतौर पे बाय पोस्ट भेज देते हैं। उसको फिर हम उनको लेटर के ज़रिए एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दवाइयाँ जो अवेलेबल हैं उनपे एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, नाम ऑक्सीब्यूटानिन है, सॉलिफेनासिन है, मिराबेग्लोन है, ये सब दवाइयाँ अवेलेबल हैं। वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं और उनका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है और मरीज़ जो है वो इंतहाई कंफर्टेबल हो जाते हैं। खासतौर पे ख़वातीन को जब ये दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। अगर इन दवाइयों से फ़ायदा ना हो तो बोटॉक्स इंजेक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये मसाने में दिया जाता है। आमतौर पे ये 6 महीने के बाद रिपीट किया जाता है। कुछ लोगों को जल्दी भी रिपीट करना पड़ता है, कुछ लोगों को साल के बाद रिपीट करना पड़ता है। ये इंजेक्शन मसाने में 20 से 30 जगहों पे छोटी-छोटी नीडल्स के साथ दिया जाता है और इसके नताइज काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि मरीज़ को हम ये टीच करते हैं कि वो खुद से अपना मसाना कैसे खाली कर सकता है। क्योंकि अगर वो मसाला खुद से खाली ना कर सके, तो फिर जो ये इंजेक्शन हम उसको सजेस्ट नहीं करते। क्योंकि कभी-कभी इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट होता है कि मरीज़ जो है, वो रिटेंशन में चला जाता है। रिटेंशन का मतलब ये है कि वो पेशाब पास नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसके पास अपना एक ज़रिया होना चाहिए ताकि वो किसी भी अनयूजुअल सिचुएशन में खुद से कैथेटर डाल के अपने मसाने को खाली कर ले। तो इस बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने से पहले एक रिक्विजिट ये है कि मरीज़ को खुद से कैथेटर डालकर मसाने को खाली करना आना चाहिए। अगर से वो खुद से ना कर सकता हो तो उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड जो भी हो, वो या उसकी वाइफ वो ये कर सके उसके लिए। अगर वो ये ना हस्बैंड तैयार है, ना वाइफ तैयार है कि वो इसको हेल्प करेगा, तो ये इंजेक्शन हम फिर यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है मरीज़ के लिए और हम लोगों के लिए। न्यूरोमॉड्यूलेशन के अंदर जो है वो स्पेशल तरीके से इम्प्लांट डाला जाता है कमर के निचले हिस्से में और उसके साथ फिर ब्लैडर को कंट्रोल किया जाता है और उसके वो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में इसको कहा जाता है। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ उसके चीज़ें मौजूद हैं जिसके जो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मकसद ये है कि आपको ये बताना कि आपके पास मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं जिसके ज़रिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके यानी अब आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएँ। इसके अलावा मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप अगर आप हमारी साइट पे जाएँगे zumrush.com तो इसके ऊपर आप फ्री क्लिनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं हर पीर को 6 से 7 के दरमियान, पाकिस्तान में वो 10 से 11 के दरमियान होता है रात का वक़्त और जुमेरात को भी यही टाइम पे हम ये करते हैं कंसल्टेशन। उसमें कुछ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है और उनके साथ एक कंसल्टेशन होती है। उनको दवाइयाँ मैं उसी वक़्त प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, टेस्ट वो मुझे अगली कंसल्टेशन में भेज देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सदका जारी है जो ये चल रहा है। तो इस साइट पे जाके आप उसको और भी इसमें लेक्चर्स भी पुराने मौजूद हैं मेरे और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट और अदर फॉर्म्स का ज़िक्र किया वो भी मैंने उस पे अपलोड कर दिए हैं। वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें।
लोगों ने ये भी फीडबैक दिया था कि 20 से 30 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, तो आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 29 मिनट में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दी है, ताकि टाइम जो हो वो हम यूज कर सकें क्वेश्चन आंसर के लिए। आपके ज़्यादा आसानी से आने के लिए नहीं 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 नहीं, मेरा ख्याल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरा ख्याल कि सब चाय पीने से आपको कोई फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर सब चाय पीने की वजह से आपको बल्कि पेशाब ज्यादा आ सकता है रात के वक्त। तो अगर जो भी आपने चाय कॉफी जो कुछ भी पीना है वो 6 बजे तक पी लें आप। अगर आप 10-11 बजे सोते हैं तो आपके 4-5 घंटे होंगे उसके बाद, जिसमें ये सारी चीजें आपके जो मसाले में पेशाब जमा होगा उसके बाद तो आप खाली कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपने सब चाय पीनी शुरू की या और नॉर्मल चाय पीनी शुरू की तो उससे इतना वो आपको मतलब रात को उठना पड़ेगा। ये अस्सलाम वालेकुम। ये आपने शायद कवर कर लिया हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स यंग लोगों में उसकी वजूहात क्या होती हैं? यंग लोगों के अंदर जो मैंने जिक्र किया था उसमें ये था कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ हो उसके स्ट्रक्चर बन सकता है, किसी को इंजरी हो, एक्सीडेंट हो गया, दूसरा पेशाब की नाली डाली गई हो किसी को ऑपरेशन के दौरान, कोई और ऑपरेशन हुआ लेकिन पेशाब की नाली डाल दी। और तीसरी जो अहम चीज है जो मैंने उस पर काफी एक्सरसाइज भी किया था कि जो खवातीन से लोग ताल्लुकात पैदा कर लेते हैं, यानी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं तो उससे इन्फेक्शन लग जाती है जिसे हम लोग गोनोरिया कहते हैं। वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो एक तो बड़े डिफिकल्ट टू ट्रीट है, पूरे यूरिथ्रा को इफेक्ट करते हैं और आदमी की लाइफ जो है वो उसकी मिजरेबल हो जाती है। वो इस चीज को, यानी जो हमने हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा, उस चीज को हमने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नोट किया। इसीलिए मैं इस बात को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ खासतौर पर प्रेजेंटेशन के अंदर, कि इस तरह की चीजें जो कि अल्लाह ताला ने भी मना किया हमें, और उसकी वजह से मेडिकली भी हमें इससे बहुत ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक होती हैं। और स्ट्रक्चर अगर बने रहेंगे तो इन्फेक्शन होगी, फिर गुर्दे पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और आंखों में गुर्दे फिर फेल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। ये एक और चीज, कुछ लोग जरा मेरे ख्याल में नफ्सियाती तौर पे भी ज्यादा कभी कभार पेशाब आता है, तो उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे उस चीज को मैनेज करने के लिए? उसमें ये है कि जैसे मैंने कहा ना, फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट, जो कि मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक मतलब उसकी मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें दे देता हूँ। कुछ मरीज कहते हैं जी हम बहुत पेशाब के लिए जाते हैं। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे चार्ट अपना भर के भेजें। उन्होंने चार्ट भरा, बड़ा अच्छा भरा, तफसील से लिखा हर चीज को। तो पता ये लगा कि वो 4 लीटर पानी पी रहे हैं दिन में, या चाय कॉफी मिला जुलाकर 4 लीटर के करीब पी रहे हैं। तो मैंने उनको सिंपल सा जवाब दिया, मैंने कहा देखिए बात सुने, आप अगर 4 लीटर पानी पियेंगे या 4 लीटर फ्लूइड्स पियेंगे तो आपको पेशाब भी तकरीबन इतना ही आएगा। तो आप अपने फ्लूइड इंटेक को कम कर दें, आपका पेशाब ठीक हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सी आंसर है इसका। दूसरी बात यह कि फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट से हमें ये पता लग जाता है कि एक मरीज जो है उसको 30, एक वक्त में वो जो है सुबह उठता है तो उसको 300 सीसी या 400 सीसी पेशाब कर रहा है, यानी उसका मसाले के अंदर इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो इतना पेशाब को रोक सकता है। दूसरी मौके पे उसने 100 सीसी पे पेशाब भी किया हुआ है, 50 सीसी पे भी पेशाब किया हुआ है। तो यहाँ पे वो जो आप बात कर रहे हो, उसको लगती है कि उसको कोई साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब है, कि वो अगर बाहर जाना चाह रहा है किसी काम से तो वो कहता है कि मैं पेशाब करके चला जाऊँ, या मुझे कहीं मुश्किल ना हो वहाँ पे टॉयलेट तलाश ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारे मसाले की जो नॉर्मल सलाहियत है बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब आप सुबह उठ के पेशाब करते हो तो 300-400 सीसी पेशाब करते हो, दिन में आप 50 सीसी पे पेशाब करने जा रहे हो बार बार। उसको फिर हम सजेस्ट ये करते हैं, एक तो हम दवाई दे देते हैं, यानी दवाई सबसे अहम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको वक्ती तौर पे कंट्रोल करने के लिए सिम्टम्स दवाई देते हैं।
लेकिन साथ जो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं वो हम कहते हैं ब्लैडर ड्रिल। ब्लैडर ड्रिल मैं मुख्तसर बता दूं, उसका करने का तरीका ये होता है कि मशीन मरीज को हम ये कहते हैं कि जब तुम्हें पेशाब महसूस हो तो एग्जैक्टली वॉच को देखो अपनी, और 5 मिनट तक कुछ ना पेशाब करने ना जाओ, सिर्फ 5 मिनट होल्ड कर लो। 5 मिनट होल्ड करना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। वक्त के साथ साथ या तो वो अर्ज खत्म हो जाएगी 5 मिनट के बाद, या वो उसका मसाला उस चीज को अडेप्ट कर लेगा और फिर 5 मिनट के बाद वो जाके पेशाब कर ले। ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक ये प्रोसेस करता रहे, सिर्फ 5 मिनट वेट करना है, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं करना। 2 हफ्ते के बाद उसको 10 मिनट कर दे, अब वो 10 मिनट वेट करेगा। फिर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद उसको 15 मिनट कर दे। ये प्रोसेस बढ़ता बढ़ते आधे घंटे तक चला जाएगा। तो इस सूरत इसको हम ब्लैडर ड्रिल कहते हैं। इसके अंदर मसाला अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, मसाले की कैपेसिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और ये नेचुरल वे में चीजें जो है इम्प्रूव हो जाती हैं। कभी कभी हमें जो है वो आर्टिफिशियली ब्लैडर को डिस्टेंड करना पड़ता है, मरीज को बेहोश करके अंडर एनेस्थीसिया ब्लैडर डिस्टेंड करना पड़ता है। वो फिर एक लेटर स्टेजेस है, लेकिन आम तौर पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी आप क्वेश्चन लिख के भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खवातीन हो सकता है क्वेश्चन करने में थोड़ी सी उनको हया महसूस हो, तो वो क्वेश्चन लिख के कर सकते हैं, हम उनका जवाब दे देंगे। तो नाम मैं किसी का नहीं लेता यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो। और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी इंशाअल्लाह इसके अंदर सिर्फ यूरोलॉजी का सिलसिला ना हो, बल्कि इसमें हमारे कुछ दोस्त वगैरह हैं, उनसे मैंने बात की है, तो इसमें चेस्ट के प्रॉब्लम्स, कार्डियोलॉजी के प्रॉब्लम्स, इस तरह की चीज़ों को भी हम शामिल करेंगे। डायबिटीज़ है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं कहना चाह रहा था कि शायद ये भी हेल्पफुल है लोगों के लिए, काफ़ी कॉमन इशू होता है। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है मैन में, उसके क्या अलामत होते हैं, साइंस होते हैं? आई थिंक शायद आपके टॉपिक से थोड़ा सा हट कर है, लेकिन मे बी फिर भी यूजफुल रहेगा लोगों के सुनने नहीं के नहीं, लिए। कोई कोई हर्ज नहीं है। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर और बड़े हुए प्रोस्टेट के सिम्टम्स तकरीबन बराबर ही होंगे। इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ये प्रोस्टेट जो है कैंसर की वजह से बढ़ा है या नॉर्मल बढ़ा है। लेकिन जो सबसे अहम चीज है जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी को, मिसाल तौर पे 50 साल का आदमी है और उसको यानी 1 महीने या 1.5 महीने से उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द निचले हिस्से में खास तौर पे, या उसको लगता है कि वो दर्द जो है वो किसी इंजरी से रिलेटेड नहीं है, ना उसने कोई वजन उठाया ना कुछ और किया, और वो दर्द जो है वो काफी शदीद है, तो फौरी तौर पर उसको जो है ना डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। क्योंकि कमर का दर्द जो होता है, प्रोस्टेट कैंसर जब फैलता है तो पहले कमर की निचली वाली हड्डियों में जाता है वो आमतौर पे। तो वो एक अलामत जो है वो अलार्मिंग है, उसको फौरन अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा पेशाब में खून का आना किसी के, उसको जरूर फौरी तौर पे देखना चाहिए। और अगर सिम्टम्स जो हैं, खून का आना या इन्फेक्शन का पेशाब में होना, मर्द के अंदर इन्फेक्शन का एक दफा भी होना, उसको कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ने में भी ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कमर का दर्द नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ने में नहीं होगा, लेकिन पेशाब के अंदर खून आना, पेशाब में इन्फेक्शन का हो जाना, पेशाब की धार का कम हो जाना, ये सब चीजें ओवरलैप करती हैं प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी और नॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के अंदर भी। सबसे बेहतर ये, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस में चीज बारहा आई है कि मरीज प्रेजेंट किया लो बैक एक के साथ, कमर में दर्द था उसके, मरीज डॉक्टर के पास गया, उसको 1 2 3 महीने 4 महीने दवाइयां देते रहे दर्द की, कुछ फायदा होता था कुछ फायदा नहीं होता था। जब हमारे पास आया तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। स्प्रेड तो उस वक्त भी हो चुका होगा जब डॉक्टर के पास गया था, लेकिन कम से कम उसका इलाज फौरी तौर पे शुरू हो जाता तो उसको बहुत फायदा होता, क्योंकि इलाज जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज जो है वो, अगर प्रोस्टेट कैंसर निकल कर बोन में चला गया तो उसका इलाज रिलेटिवली ज्यादा आसान है। ऑल्दो की डिजीज स्प्रेड हो चुकी होती है, लेकिन उसको हम फिर हार्मोन्स के जरिए इंजेक्शन दे के इलाज करते हैं, या ये कि उसके हम टेस्टिस जो होते हैं, जो खस्सी होते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो उससे वो जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो फिर प्रोस्टेट कैंसर को फिर आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।
इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो हमारा है इरादा वो मर्दाना कमजोरी के टॉपिक पे है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़वातीन उसको अटेंड ना करें, लेकिन अगर कोई ना अटेंड करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो अटेंड करना चाहे तो वो क्योंकि फ़ायदेमंद सभी के लिए है, किसी भी उम्र के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए जो मेल हमारे हैं, उनको वो ख़ास तौर पे जो नॉकटर्नल एमिशंस होती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, उसको मैं ज़्यादा तफ़सील से भी एक्सप्लेन कर दूँगा। और वो जो एक वरीज़ है उनके दिमाग में बहुत सारी, उनको इंशाअल्लाह हम लोग एड्रेस करेंगे। वो टॉपिक शायद एक से ज़्यादा यानी एक सेशन में कंप्लीट ना हो तो उससे 2 सेशन लेने पड़े। लेकिन अगले इतवार को इंशाअल्लाह ये इरादा है इंशाअल्लाह। ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आप हमारी साइट पे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा। तो इसमें इंशाअल्लाह अगर कोई मिस भी हो जाता है या किसी वजह से आपने लेट ज्वाइन किया है या किसी वजह से आप नहीं ज्वाइन कर सके, तो उसको आप दोबारा सुन सकते हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो जज़ाकल्लाह खैर। और फिर आपसे इंशाअल्लाह, जैसे मैं फिर रिमाइंड कर दूँ, पीर को और जुमेरात के दिन मैं क्लिनिक करता हूँ, वो फ्री है, उसको भी आप बुक कर सकते हैं, फिर कोई चार्जेस नहीं है। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी किसी के लिए नहीं हो सकती कि इसको अवेल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।